हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। इनका जो लेखक है दोस्तों वो कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी इनका लेखक है परंपरा का मूल्यांकन का। हिंदी में अब 100 में 100 बटे आएगा दोस्तों। अगर ये आप क्लास देख सकते हैं तो आज की क्लास में आपको बताने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है दोस्तों इसका आपको परिचय भी बताने वाला हूँ। चलिए पहले परिचय जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इस परंपरा का मूल्यांकन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे गहराई के साथ जानेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों, सबसे पहले लिखा है जन्म, यानी ये जो दोस्तों ये है रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो आप तो बताएंगे 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और निधन कब हुआ? तो 10 जनवरी 1994 आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो जन्म कब हुआ डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का? तो 10 अक्टूबर 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु यानी निधन जो हुआ दोस्तों वो हुआ 10 जनवरी 1994 आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देख लीजिए पूरे गहराई के साथ आपको लिखे हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है परख आलोचक चिंतक निबंधकार और आरंभ में उदीयमान कवि रहे रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के उच्च गांव सानी में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में उच्च शिक्षा के साथ वे बतौर अध्यापक कार्यरत रहे। 1974 में कन्हैया लाल मांकी मुंशी हिंदी विद्यापीठ आगरा के निर्देशक के पद से सेवानियुक्त हुए। प्राध्यापक के पेशों के पहले से वो उनके समांतर और फिर से सेवानिवृत्ति के बाद उनकी साहित्य यात्रा पूरी तरह पर विख्यात जारी रही। ठीक है, चलिए इसको सिंपल लीजिए दोस्तों कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसका कुछ रचना है दोस्तों, इनका कुछ रचना देख लीजिए क्या लिखा है। आलोचना के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय उपस्थिति रही, जहां उनकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित है, जिसमें प्रगति और परंपरा 1900 प्रगति और परंपरा एक पुस्तक है जो 1949 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य और संस्कृत, ये साहित्य और संस्कृत भी जो हुआ था 1949 में प्रकाशित हुआ था। देख लीजिए उसके बाद प्रेमचंद्र और उनका युग, इसका जो प्रकाशित हुआ क्या हुआ 1952 में हुआ। ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। 1952 में क्या प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा जी का कौन सा पुस्तक? प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रगतिशील साहित्य के समस्याएं 1954 में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 में हुआ। देख लीजिए उसके बाद क्या लिखा है। विराम चिन्ह 1957 में हुआ। आस्था और सौंदर्य 1961 में हुआ। भाषा और समाज 1961 में। निराला की साहित्य साधना 3 खंड 1959, 72, 76। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 में हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजात जागरण 1977 में हुआ। नई कविता और अस्तित्ववादी 1978 में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। नहीं याद होता तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, सही से आप नोट बनाकर इसको सही से लिख पाइएगा और सही से याद करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में हुआ। परंपरा का मूल्यांकन जो चैप्टर आप पढ़ेंगे दोस्तों, परंपरा का मूल्यांकन, वो प्रकाशित पुस्तक कब हुआ? 1981 में हुआ। भाषा युग बोध और कविता 1981 में हुआ। कथा विवेचना और गद्य शिल्प 1942 में हुआ, 82 में हुआ। और प्रगतिशील साहित्य 1984। भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजात की समस्या 1985 में हुआ। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी 3 खंडों में
1979 में हुआ, 79 या 81 बोल सकते हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवादी दो खंडों में 1982 में। स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य 1942। मार्क्सवाद तुर्की और एशिया समाज 1946। मार्क्सवाद और पिछले हुए समाज 1946। भारतीय इतिहास और ऐतिहासिकवाद भौतिकवाद 1992। और क्या पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद 1994। भारतीय नवजात जागरण और यूरोप 1996। इतिहास दर्शन 1995 में हुआ। और भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश दो खंडों में 1999 में हुआ था। क्योंकि ये आदि इनका प्रमुख रचनाएं थी। और आप देखिए कब कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ, ये परीक्षा में आपको पूछ सकता है दोस्तों। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई लाइन है दोस्तों। आप जो है ना ये स्क्रीनशॉट लेके सही से कॉपी पर नोट बनाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में प्रकाशित इनका आत्मजीवन है। अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में प्रकाशित है, जो इनका क्या आत्मजीवन है। 4 दिन उनका एक मात्रा उपन्यास है। और पूछेगा कि ये 4 दिन जो है ये रामविलास शर्मा जी का क्या है, एक मात्र उपन्यास, एक ही उपन्यास है जो 4 दिन है। उसका नाम क्या है, 4 दिन मात्र एक उपन्यास है। इसके अतिरिक्त तो उनके साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार शीर्ष और पत्र संवाद, मित्र संवाद, केदारनाथ अग्रवाल से पत्रकार व्यवहार और यंत्र कुशलताम तरास्तु अमृत लाल नागर से पत्रकार व्यवहार और शीर्ष प्रकाशित है। ये सारा शीर्ष क्या प्रकाशित है। उसके बाद क्या लिखा है, वह साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनको मिला। साहिलिका सम्मान मिला, भारत भारती मिला पुरस्कार, व्यास सम्मान, शताब्दी सम्मान आदि से नवाजे गए। और बोल रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी क्या मिला, रामविलास शर्मा जी को मिला। लुसबा सम्मान मिला, भारतीय पुरस्कार मिला, विश्व व्यास सम्मान मिला, शताब्दी सम्मान आदि से इसको नवाजे गए थे। तो ये भी क्या वीवीआई पॉइंट है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ेंगे दोस्तों। आप देखिए उसके बाद क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आपको परंपरा के मूल्यांकन का क्वेश्चन लिखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए जो आपको करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। देखिए परंपरा के ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है। सबसे ज़्यादा किन के लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है और क्यों है, आप देख लीजिए। देख लीजिए उत्तर क्या लिखे हैं दोस्तों। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक। उनके लिए जो युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है। परंपरा से क्या होता है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारण को मोड़ कर नई प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, आपका लिखा है जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व, देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका विशेष होती है। क्या होती है, साहित्य के विकास में जातियों की भूमिका क्या होती है, सबसे विशेष होती है। जन समुदाय जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जब एक अवस्था से जब दूसरी अवस्था में जन समुदाय प्रवेश करता है, तब उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है। उसकी अस्मिता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मानव समाज बदलता है और अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। और बोल रहा है ये मानव समाज क्या बदलता है, हमारी पुरानी अस्मिति जो वो क्या करता है, कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, इनमें इतिहास और संस्कृति परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जातीय अस्मिता साहित्य परंपरा के ज्ञान का वाहक होता है। बोल रहा है जातीय अस्मिता जो होता है साहित्य परंपरा के ज्ञान का क्या होता है, वाहक होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस तरह समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, इस प्रसंग में लेखक के विचारों पर प्रकाश डाले। कह रहे किस तरह समाजवादी हमारे
राष्ट्रीय आवश्यकता है। इस पर लेखक के विचारों को प्रकाश डाले। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। लेखक के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अपव्यय होता है। क्या होता है? शक्ति का अपव्यय होता है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। देश के साधनों का, देश में जो साधन है उसका सबसे अच्छा प्रयोग जो होता है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। बोल रहे जो समाजवादी व्यवस्था कायम रखता है वो राष्ट्र जो होता है, वो देश जो होता है, पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और हो गए हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। और बोला भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास जो है समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। वास्तव में समाजवादी हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। और अभी जो है दोस्तों, जब तक हमारे इसमें समाजवादी व्यवस्था नहीं लाएंगे तब तक ये देश जो क्या उन्नति नहीं कर सकते हैं, शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए कह रहा है कि देश को उन्नति का प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए समाजवादी हमारे राष्ट्र का क्या है, बहुत ही महत्व चीज़ है और बहुत ही आवश्यकता चीज़ है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार पर विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण बताता है? विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण बताता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है। लेखक के अनुसार परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का ज्ञान महत्व है। वर्गीय आधार क्या है? अलग अलग करना। ये ज्ञान साहित्य के लिए, साहित्य परंपरा के मूल्यांकन साहित्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इनका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का निर्धारण करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। बोले सबसे पहले हम साहित्य का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं जो शोषण वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों पर प्रतिबिंब करता है, नहीं उसको शोषण करता है। उसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम होता है। और सबसे पहले हम किस पे ध्यान देते हैं कि जो शोषण वर्गों के विरुद्ध जनता के हितों को प्रतिबिंब करता है। और तब उसके बाद हम जो ध्यान देते हैं जिसकी रचना आधार शोषित जनता का श्रम होता है, जो काम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा दोस्तों क्या लिखा, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों में आगाह करता है? किस खतरे के लिए आगाह करता है? देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों। लेखक साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशील मनुष्यों की भूमिका निर्णायक मानता है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में सावधान किया कि मनुष्य जो करते हैं वे स्वयं उसे स्वयं अच्छा ही होता है। जो मनुष्य करते हैं वो स्वयं क्या होते हैं, अच्छा ही होता है। यह आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जब मनुष्य करे तो अच्छा ही हो, तो गलत भी हो सकता है। ये बताया लेखक रामविलास शर्मा। उनके श्रेष्ठ रचना में दोष नहीं हो सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बोल रहा है जब कोई रचना करते हैं तो उसमें गलती नहीं हो सकते हैं, तो ये आवश्यक बात नहीं, गलती हो भी सकता है। मनुष्य है, गलती होगा तो होगा। ठीक है, उसके कर्तृत्व को दोष मुक्त मान लेना साहित्य के विकास में खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और बोल रहा है किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना कि व्यक्ति गलत नहीं करेंगे, कुछ भी व्यक्ति बोलेंगे या कुछ भी करेंगे व्यक्ति तो व्यक्ति से गलती नहीं होगा, तो ये मानना हमारे साहित्य में क्या है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। प्रतिभाशाली मनुष्य के अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया और उल्लेख्य करने की गुजारिश बनी रहती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही हिसाब समझ रहे होंगे दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, साहित्य का कौन सा पक्ष उपेक्षाकृत अस्थायी होता है? इस संबंध में लेखक की क्या राय है? साहित्य का कौन सा पक्ष जो होता है वो उपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की क्या राय है? स्पष्ट करें। देख लीजिए उत्तर लिखा है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित। साहित्य क्या है? मनुष्य के जीवन से संपूर्ण संबंध है, जीवन से। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम
भावनाएं प्रतिफलित होती है। और बोला साहित्य में उनकी बहुत सी आदिम भावनाएं होती है, प्रतिफलित होती है, जो उस प्राणी मात्र से जोड़ती है, उसे क्या करती है, प्राणी मात्र से जोड़ती है। इस बात को बार बार कहने पर कोई कहानी नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। और बोला इस बात पर ज़्यादा कहने पर भी संकोच नहीं है कि साहित्य विचारधारा का मात्र नहीं है। ठेसने में मनुष्य का इंद्रिय बोध, इसकी भावना भी व्यजित होती है। साहित्य का यह पक्ष उपेक्षा अस्थायी होता है। यही पक्ष जो होता है क्या होता है, भावनाएं होती है, और ये विचारधारा की मात्र है। इसमें ठेस में मनुष्य का इंद्रिय बोध, ये उसकी भावनाएं के व्यजित होती है, जो साहित्य का यह पक्ष अस्थायीकृत होते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता। बोले बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा क्यों कह रहा है लेखक। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे, और बोले इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। बोल रहा है बहुजातीय जो है बहुजातीय राष्ट्रीय में उसके हैसियत से इतिहास को आप याद करेंगे तो भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जाति पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर स्थापित नहीं हुई है। बोल रहा है ये ऐसा राष्ट्र होता है जो एक जाति पर दूसरी जाति की राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर स्थापित नहीं हुई है। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन, और वो क्या है, बहुराष्ट्रीय जो होता है, बहुजातीय राष्ट्रीय हैसियत ये जो होता है, ये वो मुख्य संस्कृति और इतिहास की ये देन है। इस देश की तरह अनंत सत्य परंपरा है का मूल्यांकन बहुत नहीं है, और क्या है, अन्य साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका, और बोल दूसरे देश के अलावे इस देश में सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। कवि लिखते हैं और सुनते हैं, पत्रकार जिस प्रकार लिखते हैं, कवि भी लिखते हैं, कवि भी गाते हैं, तो उस प्रकार क्या होता है, सभी जनता के कान तक जाता है आवाज़। ठीक है, तो ये क्या है, समाज विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका हो। इसी प्रकार जो बहुजातीय जो होता है दोस्तों राष्ट्र, उसके हैसियत से कोई भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगले क्वेश्चन क्या लिखा, 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो राजनीतिक मूल्यों से सत्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। कैसे होते हैं आपको पूछा, अस्थायी राजनीतिक मूल्यों से सत्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। देख लीजिए क्या लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक अस्थायी। तो साहित्य के मूल्य जो होता है उसके अपेक्षा क्या होता है, राजनीतिक मूल्य की अपेक्षा अधिक होते हैं साहित्य मूल्य। इसकी पुष्टि में अंग्रेज कवि टेनिसन द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं। बोल रहा है अंग्रेजी कवि टेनस द्वारा लैटिन कवि वर्जिल पर रचित उस कविता की चर्चा करते हैं, जिसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विघल कर देती है। और आनंद को क्या करती है, हृदय को आनंद विघल कर देती है। इसीलिए कह रहा है दोस्तों आपका ये जो राजनीतिक मूल्य साहित्य मूल्य क्या है, अधिक अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलिए ये समझेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। कैसे, अभी आपको बताया कि ये भारत की जातीयता जो है ये संस्कृति और इतिहास की देन है, ना कि किसी जाति एक दूसरे जाति से बना है। ये क्या है, संस्कृति और इतिहास के देन है। ये पूछा कैसे है, देख लीजिए फिर इस क्वेश्चन आपको देख लीजिए इस प्रकार लिखेंगे भारतीय सामाजिक विकास में व्यास और वाल्मीकि जैसे कवियों की विशेष भूमिका रही है। हमारे भारतीय समाज में क्या रही है, व्यास और वाल्मीकि जैसे महाकवियों की जो है भूमिका रही है। महाभारत और रामायण भारतीय इतिहास की एकता स्थापित करती है। ये जो है दो पुस्तक जो है दोस्तों
काव्य जो महाभारत और रामायण भारतीय साहित्य की एकता क्या करती है, स्थापित करती है। इस देश के कवियों ने अनेक जाति की अस्तिमा के सहारे यहाँ की संस्कृति का निर्माण किया है। भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास है। क्या है? भारत में विभिन्न जातियों का मिला जुला इतिहास है। समरसता स्थापित करना सिखाया है, और बोल रहा है समरसता स्थापित करना सिखाया है। यही भाव राष्ट्रीयता की जड़ को मजबूत किया जाता है, और यही जड़ क्या होता है, राष्ट्रीयता के जड़ को मजबूत करती है। इसीलिए क्या है, ये ना किसी जाति से मिलता है, बहुजातीयता, तो ये संस्कृति और इतिहास की ही देन है। ठीक है, चलिए समझोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सारांश देख लीजिए, परंपरा के मूल्यांकन पाठ का सारांश, या पूछ रहा अथवा में आपको पूछ देगा साहित्य और समाज में युग परिवर्तन के लिए साहित्य की परंपरा, ज्ञान और विवेक की दृष्टि आवश्यक है, कैसे स्पष्ट करें। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। अब देख लीजिए पूरा सारांश भरेंगे आप। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, रूढ़ियों तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान जरूरी है। बोल रहा है जो लोग जो है साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, रूढ़ियों तोड़कर साहित्य रचना करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा ज्ञान क्या सबसे ज़्यादा आवश्यक और जरूरी है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उस साहित्यों का मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंब करता है, और सबसे पहले उस साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है जो जनहित को प्रतिबिंब करता है। नकल कर लिखा जाने वाला साहित्य अधम कोटि का होता है। जो नकल कर साहित्य लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, नकल कोटि अधम कोटि कहा जाता है। महान रचनाकार किसी का अनुसरण नहीं करता, और जो महान रचनाकार होता है वो किसी का अनुसरण नहीं करता। पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते हैं, और बोल रहा है क्या करता है, पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन कर स्वयं सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं, और नई परंपरा को जन्म देते हैं। जिस तरह टीचर से पढ़कर किसी का छुपा के आप बता सकते हैं, टीचर से पढ़कर आप उससे भी अच्छा प्रदर्शन करें, उससे भी अच्छा आप विद्यार्थी को पढ़ाए, उससे अच्छा आप हर चीज़ करें, तो ये होते हैं असली साहित्यकार, अच्छा विद्यार्थी। ना कि नकल कर ना कि दूसरे से सुनकर सीख कर थोड़ा है ना तो बोल दिया जाए, तो ये आपका ये सही साहित्य नहीं होगा, उस रचना को उस विद्यार्थी को सही नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यही कह रहा है कि नई परंपरा को जन्म देती है, उनकी आवृत्ति नहीं होती, उसकी आवृत्ति नहीं होती है। शेक्सपियर के नाटक दोबारा नहीं लिखे गए हैं, और शेक्सपियर के जितने भी नाटक है वो दोबारा नहीं लिखे गए हैं। क्या है, उसकी निर्णायक होती है, क्या होती है, शेक्सपियर कोई भी दोबारा नाटक नहीं लिखे गए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका क्या निर्णायक होती है, किंतु सब श्रेष्ठतम हो यह जरूरी नहीं। और बोल रहा क्या है कि प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक होती है, किंतु सब श्रेष्ठतम हो यह जरूरी भी नहीं है। पुनः निर्दोष होना भी कला का दोष है, और बोल रहा है जो गलती करता है, जो निर्दोष ठहराता है, ये भी क्या है, एक कला का दोष है। यही कारण है कि अद्वितीय उपलब्धियों के बाद भी कुछ नए संभावनी बनी रहती है, और बोल रहा है यही स्थिति है कि उपलब्धियों के बाद भी कुछ नई संभावना बनी रहती है। यही कारण है कि राजनीतिक मूल्यों की उपेक्षा साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी, और बोला यही उपेक्षा है कि राजनीतिक मूल्यों की उपेक्षा क्या है, साहित्य मूल्य अधिक क्या है, अस्थायी रूप है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद और लिखा है दोस्तों, उसके बाद लिखा है क्या लिखा है, साहित्य के विकास में जन समुदाय और जातियों की विशेष भूमिका होती है। यूरोप के संस्कृति विकास में यूनानी की भूमिका कौन नहीं जानता। दरअसल इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न और अविच्छिन्न भी है। मानव ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस राष्ट्र पर मुसीबत आती है, जिस राष्ट्र पर क्या तो मुसीबत आती है, या अस्मिता प्रकट हो जाती है, यह प्रेरक शक्ति का काम करता है। हिटलर के आक्रमण के समय रूस में इसी अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिस समय राष्ट्र पर मुसीबत आती है या अस्मत
अस्मिता प्रकट हो जाती है तो यह प्रेरक शक्ति का काम आती है। हिटलर के आक्रमण के इसी कारण भारत में राष्ट्रीयता राजनीतिक नहीं होती और भारत में क्या इसी प्रकार राष्ट्रीयता राजनीतिक नहीं है। इसके लिए इसके इतिहास और संस्कृत की देन है। ये क्या है? इतिहास और संस्कृत की देन है और इसका सौंदर्य व्यास और वाल्मीकि को है और इसका सौंदर्य किसको जाता है? व्यास और वाल्मीकि जी को जाता है। कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता और कोई भी देश क्या है? बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये भारत ही जीतेगा जब भी मुकाबला होगा। सत्य की परंपरा का ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है और बोला साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है समाजवादी व्यवस्था में भी संभव है। समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ता है और समाजवादी संस्कृति पुरानी संस्कृति को आत्मसात कर आगे बढ़ती है। हमारे देश की जनता जब साक्षर हो जाएगी तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों पाठक होंगे और बोला हमारे देश में पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, जनता हो जाएंगे तो व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों क्या होंगे? पाठक होंगे और सब ब्राह्मणीय भारती और रविन्द्रनाथ टैगोर को सारी जनता पढ़ेगी। तब मानव संस्कृति में भारतीय साहित्य का गौरवशाली नवीन योगदान होगा। ये कह रहा है जनता पढ़ना चाहिए, हर को पढ़ना चाहिए, तभी हमारे देश चल सकता है। ठीक है, ये आप समझेंगे दोस्तों सारे को और पीछे भी आपको समझाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जो दोस्तों शुरू हो गया आपका द्वितीय प्रश्न। लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए भी उसका सापेक्ष अधीनता किन दृष्टियों द्वारा प्रमाणित करता है? देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। लेखक के अनुसार आर्थिक संबंधों से प्रभावित हानि एवं उनके द्वारा चेतना का निर्धारित होना और बात है। अमेरिका और एथेंस दोनों में मुकाबली गुलामी थी। क्या थी? अमेरिका और एथेंस में दोनों में गुलामी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और बोल रहे क्या हुआ? एथेंस की सभ्यता से यूरोप प्रभावित हुआ और गुलामों के अमेरिका मालिकों ने मानव संस्कृति को कक्ष भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। सामंतवाद क्या रहा? दुनिया भर में कायम रहा। इस सामवर्ती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान ही जो महान कविता के केंद्र थे। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ पर राफेल लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। और क्या है ये? पूंजीवादी यूरोप के तमाम देशों में हुआ पर राफेल लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की ही देन है। उसके बाद क्या लिखे? इन दृष्टियों के माध्यम से कहा गया है कि समाजवादी परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। और बड़ा कोई परिस्थिति हो जाए, जब आपके पास कला है तो कला कर आप सही से कोई भी चीज़ बनाकर कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति में कला का विकास संभव होता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि समान सामाजिक परिस्थितियों में होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। ठीक है, ये देखा जाता है। चलिए उसके बाद समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखा है। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए लेखक ने कौन कौन से तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन उत्तर देख लीजिए। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। इस प्रमाणित करने हेतु लेखक ने कहा है कि गुलामी अमेरिका और एथेंस दोनों में थी, परंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। दोस्तों दोनों क्या थी? गुलामी में थी, मगर एथेंस के सभ्यता जो है पूरे यूरोप को प्रभावित किया था और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने संस्कृति को भी कुछ भी नहीं दिया और बोला संस्कृति को
अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर एफेल, एलोदीन दा विंची और माइकेल एलेंजो इटली की देन है। अंततः यहाँ प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका देखी जा सकती है। जब हम विचार करें तो पाते हैं कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका होते हुए भी साहित्य वहीं तक सीमित है, और साहित्य क्या वहीं तक सीमित है। साहित्य के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने की गुजारिश बनी रहती है, अतः साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि अतः साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती जैसे समाज में लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, साहित्य में विकास का प्रक्रिया उसी तरह संभव नहीं होती जैसे समाज में देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। लेखक कहते हैं कि साहित्य में विकास का प्रक्रिया सामाजिक विकास क्रम की तरह नहीं होती। सामाजिक के विकास क्रम में पूंजीवादी सभ्यता और समाजवादी सभ्यता में तुलना की सकती है और एक दूसरे को श्रेष्ठ एवं अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, लेकिन साहित्य के विकास में इस तरह की बात नहीं है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ है, और बोल रहा है सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का क्या है, कवि श्रेष्ठ है। कवि अपने अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं कर स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं, और बोल रहे अनुकरण नहीं कर स्वयं नए परंपराओं को जन्म देते हैं। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो ही बनी रहता है, और बोल रहे कोई विकास नहीं होता, वो अपने अलग दिशा देने लगता है। कोई भी रचनाकार होता है तो वह अपना अलग दिशा देने लगता है, जो देश का जरूरी है उस पर नहीं लिखता, उस पर नहीं बोलता। तो ये क्या होता है, कोई भी कलात्मक सौंदर्य बना रहता है, जैसे ही बना है उसे बना रहता है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज़ों का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं हो सकता। और बोला क्या है, जैसे एटम बम जब अमेरिका बनाया तो रूस ने भी एटम बम बनाया, मतलब शेक्सपियर नाटकों जैसे चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अतः साहित्य और समाज के विकास क्रम में समानता नहीं होता। साहित्य और समाज के विकास क्रम में क्या होता है, समानता नहीं होती। आपको ये सवाल पूछ देगा दोस्तों कि ये जो था शेक्सपियर कौन सी कवि थी, तो अंग्रेजी कवि था। आपको क्या बताएंगे, अंग्रेजी पर कवि बताएंगे। शेक्सपियर कौन सी कवि थी और कहाँ की थी दोस्तों, तो इंग्लैंड के थी। कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी, और अंग्रेजी कवि थी। इंग्लैंड और अंग्रेजी कवि याद रखिए। ठीक है, यह व्यक्ति आपको पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और उसके बाद लिखा है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन, जातीय, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सॉरी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आप लघु उत्तरीय प्रश्न आप कर चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। लिखा है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बताया। लेखक ने दोनों में क्या समानता बताई है, उत्तर देख लीजिए। लेखक के जातीय अस्मिता एवं राष्ट्रीय अस्मिता के स्वरूप का अंतर करते हुए दोनों में कुछ समानता की चर्चा की है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है, जब किसी भी राष्ट्र पर मुसीबत आती है, तब राष्ट्र अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो सकता है, तब राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान अच्छा हो जाता है। तब कोई भी राष्ट्र का अस्मिता ज्ञान क्या तो अच्छा हो जाता है। उस समय साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव जागृत करता है, और उसी समय जब कोई संकट आता है उस पर, तो साहित्य परंपरा का ज्ञान भी राष्ट्रीय भाव को जागरूक करता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम की समर्थ प्रेरणा शक्ति बनी।
युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। और बोल रहा है बार बार क्या किया, इस तौर पर रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। समाजवादी क्या है, समाजवादी कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन एवं पुष्टि होती है। क्या होती है, कोई मुसीबत आती तो सब एक हो जाते हैं और उसका जम के सामना करते हैं, अपनी पुरानी साहित्य पुरानी सभ्यता के सहारे पर कोई भी काम करती है। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आप जो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु प्रश्न किसने किए, 9 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न किए। और सबसे पहले आप लेखक का जीवनी जाने थे, लेखक क्या जाने थे, जीवनी। उसके बाद 9 लघु उत्तरीय प्रश्न किए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो दीर्घीय उत्तरीय प्रश्न जो किए, दीर्घ प्रश्न जो किए, लंबा प्रश्न जो 5 नंबरा होता है दोस्तों वो 5 किए और 2 नंबरा जो है दोस्तों वो 2 किए। और आप जो है ये लेखक का परिचय भी जाने दोस्तों। ठीक है, चलिए आज के लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।